दिस इज मी लवकुश रायचंद। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जे समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज हम एक शानदार लेक्चर लेने जा रहे हैं जो भारतीय कृषि से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर को इस तरीके से करेंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु कवर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए जी शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एग्री का मीनिंग होता है मृदा और कल्चर का मीनिंग होता है कृषि। इस तरीके से हम कह सकते हैं जिस मृदा पर कल्टीवेशन किया जाता है उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। फ्रेंड्स, भारत के लगभग 50% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि पर निर्भर है। फ्रेंड्स, लगभग 60% जो कृषि की भूमि है उस पर खेती होती है। जब हम आज़ाद होते 1950 व 51 के आसपास हमारी जो जीडीपी का लगभग 52% एग्रीकल्चर से आता था, जो घटकर लगभग 19% रह गया है। फ्रेंड्स, चलिए कृषि के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिश्रित कृषि, जिसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि भी की जाती है। फ्रेंड्स, दूसरी देखते हैं अनुबंध कृषि, जिसको संविदा कृषि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये कृषि समझौते के तहत होती है और ये कृषि करने वाला प्रथम राज्य जो है पंजाब था। फ्रेंड्स, प्रथम राज्य कौन था? पंजाब था। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाह मूलक कृषि। फ्रेंड्स, इसमें मोटे अनाज के साथ साथ चावल का उत्पादन भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं झूम कृषि। फ्रेंड्स, इसमें जंगल को जलाकर व काटकर कृषि की जाती है। इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी को ही हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं गहन कृषि। फ्रेंड्स, इसमें न्यूनतम भूमि पर अधिकतम उपज उपाई जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं युग्म पैदावार। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना होता है। क्या होता है? विभिन्न मौसमों में दो फसल को उगाना होता है। फ्रेंड्स, कृषि के और प्रकार देखते हैं जो विधि व तकनीक के आधार पर हो सकती है। जिसमें सर्वप्रथम आती है प्रति छोड़ना। इसमें क्या होता है? समय समय पर कुछ समय के लिए भूमि खुली छोड़ दी जाती है, लगभग 3-4 साल के लिए। ओके फ्रेंड्स। दूसरी आती है चक्रीय कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें प्रति से बचने के लिए विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, वो उगाई कैसे जाती है? एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से। फिर आती है फ्रेंड्स रिले कृषि। इसमें क्या होता है? एक खड़ी फसल के साथ साथ एक निचली फसल भी उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि, जिसको कमर्शियल क्रॉपिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आधुनिकृत यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, और ये कृषि जो की जाती है व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, व्यापारिक कृषि में आपको बहुत सारी कृषि आ सकती है, जैसे आती है रबर, चाय, कॉफ़ी आदि। व्यापारिक कृषि का उद्देश्य है इनको व्यापार के उद्देश्य से ही उगाना होता है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं निगमित कृषि। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें कृषि जो की जाती है वो निगम एवं कंपनी द्वारा की जाती है। देखते हैं क्या लिख रखा है? कृषि पर अधिकतम प्रभाव निगम या कंपनी का होता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट सहकारी कृषि। फ्रेंड्स, ये कृषि जो है लाभ के उद्देश्य से किसान शिक्षा पूर्वक अपनी भूमि
पूंजी व श्रम को एक साथ सामूहिक रूप से कृषि में लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आती है जैविक कृषि। इसमें क्या होता है, बिना रासायनिक उर्वरक व रासायनिक कीटनाशक के। फ्रेंड्स, इसमें कृषि जो होती है ना, उसमें रासायनिक उर्वरक यूज किए जाते हैं, ना ही रासायनिक कीटनाशक प्रयोग की जाती है। केवल प्राकृतिक कीटनाशक के माध्यम से ही इसमें कृषि की जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर आती है जीएम फसल। इसमें क्या होता है, पौधे के डीएनए में कृत्रिम बदलाव किए जाते हैं, आर्टिफिशियल चेंजेस किए जाते हैं जो पौधे के डीएनए होते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत में केवल बीटी कॉटन कपास उत्पन्न की गई है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। फिर आती है सोपानी कृषि। इसमें क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकने हेतु सोपानी कृषि प्रयोग में लाई जाती है। ये मैक्सिमम जो देखने को मिलती है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो क्या करते हैं, पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती बनाकर उगाई जाती है, जैसे टी, कॉफ़ी, ये सब। लास्ट होती है बागानी कृषि। इसमें चाय होती है, नारियल होता है, रबर, कहवा, इलायची, हल्दी, मिर्च इत्यादि गैर खाद्यान्न तथा नकदी फसलें आती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें लिखा है गैर खाद्यान्न, मतलब जो खाने योग्य नहीं होती, जैसे टी हो गई, कहवा, रबड़, ठीक, ये सब होगी। और नकदी कैसे, नकदी में भी टी, कोकोनट, रबर, कहवा, इलायची, मतलब मसाले जो होते हैं सारे नकदी फसल में भी आते हैं। तो बागानी फल इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं भारत में जोत के आधार पर कृषि भूमि कितने प्रकार की होती है, या फिर कह सकते हैं किसान कैसे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। सीमांत जोत जो होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है, और ऐसे भारत में लगभग आपको 67% लोग देखने को मिल जाएगी। ठीक, छोटी जोत में क्या होता है, 1 से 2 हेक्टेयर तक होता है, जिसमें लगभग 18% आपको दिख जाएगी लोग। ठीक है, फिर होता है अर्धमाध्यम में क्या होता है, 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक होती है, जो लगभग 10% पे होती है। फिर आता है माध्यम में क्या, ये 4 से 10 हेक्टेयर तक होती है, जो लगभग 4% है। और बड़ी जोत जो होती है, यानी इससे बड़ा कोई किसान नहीं हो सकता, या फिर इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, वो होती है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, जो लगभग 0.7% है। ओके फ्रेंड्स, कितने, 0.7%। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भारत में जोतों का प्रकार जो है, या भारत में किस प्रकार के किसान सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं सीमांत। और सबसे कम ये है सबसे ज़्यादा, या बड़ा कह सकते हैं यार, ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। और आपसे पूछ ले जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम कौन मिलता है आपको, बड़ी जोत वाले। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सबसे कम। ये कितना होता है, 67.1%। और ये कितना होता है, पॉइंट। फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऋतु आधारित फसलें व बुआई अवधि। अब फ्रेंड्स, हमें कैसा पता चलेगा कि गेहूँ कौन से मौसम में उगता है, जो चना है उसको कौन से मौसम में हमें लगाना है, और कौन से मौसम में उसको कटाई करनी है, चावल को देखना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से मौसम में कौन सी फसल लगानी है। अगर हमें ये सब पता नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी फसल बेकार हो जाएगी, और हो सकता है जितना हम उत्पादन कर पाते हैं उसका 10% भी हम उत्पादन नहीं कर पाए। इसलिए फ्रेंड्स, ऋतु आधारित फसलें जो होती है हम उसी सीक्वेंस में लगाते हैं जैसा उसका समय होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल। देखते हैं। और जो रबी की फसल होती है, वो जो समय होता है वो होता है शीतकालीन, सर्दियों वाला समय जो होते हैं। उसकी प्रमुख फसलें जो होती है, गेहूँ होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू। फ्रेंड्स, इसको लगाया कब जाता है, इसकी बुआई कब होती है, तो होती है अक्टूबर से नवंबर में। और इसकी कटाई जो होती है वो होती है मार्च से अप्रैल के
बीच में। फ्रेंड्स अब देखते हैं खरीफ की फसल। किसकी फसल? खरीफ की। फ्रेंड्स खरीफ की जो फसल होती है वो ग्रीष्मकालीन होती है, गर्मियों की जो होती है, जिसमें चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। इसकी बुआई का जो समय होता है वो होता है जून से जुलाई में, और कटाई का समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर होता है। जायद फसल जिसका समय होता है शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन फसल के मध्य का। इसमें आती है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां। ओके फ्रेंड्स, जिसकी बुआई का समय होता है मार्च से अप्रैल का, और कटाई का समय होता है वो होता है जून से जुलाई का। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि भारत में लगभग तीन प्रकार की फसलें होती हैं, और जिनका समय ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और तीसरा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वर्षाकालीन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच की किसके बीच की? रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो आती है उसको ही हम जायद फसल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये फसल होती कैसी है? ज़्यादातर ये पानी वाली फसल है। पानी वाली इन द सेंस जो इनके फसल होती है, जो भी इस समय फसल होती है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। जो खरबूजा ले लो उसमें पानी अधिक होता है, ककड़ी ले लो उसमें अधिक होता है, जो 2-3 महीने की फसल होती है। ओके फ्रेंड्स, उच्च कृषि उत्पादकता। फ्रेंड्स उच्च कृषि उत्पादकता दक्षिण भारत में देखने मिलती है, और दक्षिण भारत में भी किस तरह? वो देखने मिलती है तमिलनाडु के तट पर। फ्रेंड्स एक चीज़ और आती है जो आती है पुनर्भरण योग्य भूजल। उसमें सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसमें सबसे बड़ा उत्पादकता कौन है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। फ्रेंड्स एक जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए भौगोलिक जो दशाएं होती है वो क्या हो सकती है? जो टेम्परेचर है वो मध्यम होना चाहिए, और वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए। सोनालिका, अर्जुन, सोना, ये सब जो है गेहूं की किस्म है। फ्रेंड्स चावल के लिए देखते हैं। चावल के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं क्या क्या हो सकती है? जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और इसकी जो किस्म है, जो इसके प्रकार की, जो इसकी वैरायटी है वो कौन कौन सी है? जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा, जमुना, ओस, बोरो। फिर उत्पादकता के मामले में सर्वप्रथम जो स्थान है वो है वेस्ट बंगाल का, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर आता है पंजाब का। फ्रेंड्स ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, और सबसे ज़्यादा एक निश्चित क्षेत्र पर हमें चावल की फसल देखने को मिलती है। वो स्थान है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, जिसको अपनी उत्पादकता के मामले में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग किस में किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में। और ये कौन सी फसल में प्रयोग होता है? ये होता है गेहूं की फसल में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चाय जिसको टी बोलते हैं वो सर्वाधिक उत्पादक होती है कहाँ पे? असम में। इसकी किस्म है जिसका नाम है ग्रीन गोल्ड, ठीक, जिसको बोला जाता है कि यह एक उत्तम गुणवत्ता वाली चाय होती है। फ्रेंड्स चाय के लिए जो भौगोलिक दशाएं होती है वो क्या होती है? वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 24 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। जो क्षेत्र है वो पहाड़ी ढाल वाला होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो चाय बोर्ड होता है जो इसको कंट्रोल करता है वो आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निर्यात में। फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि चाय जो हमें सर्वाधिक विदेशी मुद्रा
लेकर आती है, जो उसको निर्यात करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र गन्ने की फसल में प्रयोग किया जाता है। जो बाजरा होता है उसके लिए जो भौगोलिक आदर्श दशाएं होगी वो क्या क्या हो सकती है? उष्ण व शुष्क जलवायु होनी चाहिए। और इसमें प्रथम राज्य जो है राजस्थान का है, दूसरा गुजरात का और तीसरा मध्य प्रदेश का, उत्पादक की दृष्टि से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। दालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो दाल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। फ्रेंड्स पैगिंग एक प्रणाली है जो लाभकारी होती है मूंगफली के उत्पादन में। और मूंगफली का जो उत्पादक राज्य है सर्वप्रथम गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। फ्रेंड्स देखते हैं कि राजस्थान किन किन चीज़ों में अग्रणी है, मतलब कह सकते हैं कि राजस्थान में क्या क्या चीज़ें उत्पादन में सर्वप्रथम है। देखते हैं, कुल मोटे अनाज में, कुल दलहन में, कुल तिलहन में, बाजरे में, अरहर में जिसको तूर भी कहते हैं, और सरसों में। फ्रेंड्स एक पॉइंट देख लेते हैं क्या है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि भारत में ज़्यादातर कृषक जो है, जो किसान जो है, वो मानसून यानी वर्षा पर निर्भर होते हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान कॉफ़ी उत्पादक राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक होती है। सर्वप्रथम कर्नाटक, दूसरे पे है केरल, तो तीसरे पे तमिलनाडु। उकटा रोग जो है वो चने में होता है। फ्रेंड देखते हैं, जो जूट है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, उसका उत्पादक राज्य कौन कौन है? सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम आता है। फ्रेंड्स देखते हैं कपास में किस राज्य की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। फ्रेंड्स फिर देखते हैं रबर और नारियल में केरल जो है लीड करते हैं। फ्रेंड्स रबर बोर्ड जो है वो केरल के कोट्टायम में, और मसाला बोर्ड जो है वो भी केरल के कोच्चि में। इसीलिए फ्रेंड्स केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा भी कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहावा, रबर और तंबाकू की खेती कर्नाटक में अत्यधिक की जाती है, तीनों की खेती। इसलिए जो कॉफ़ी का बोर्ड है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित। फ्रेंड्स पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्वापोनिक एग्रीकल्चर। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है लीड करता है, वो गेहूं में करता है, गन्ना में करता है और आलू में करता है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है जिसको कहते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जो कानपुर में है। तंबाकू सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के गंटूर में एक तंबाकू बोर्ड बनाया गया है। पॉइंट देखते हैं सदाबहार कृषि। ये जो कृषि है ये लाई गई थी जैविक कृषि को प्रोत्साहन व उत्पादन बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर आता है कर्नाटक। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले घनत्व इन द सेंस डेंसिटी यानी प्रोडक्टिविटी के रूप में चीनी सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो वो होती है महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स सर्वाधिक रेशम जो है उसका उत्पादन कौन करता है? उसका उत्पादन करता है कर्नाटका। फ्रेंड्स गुजरात जो है नमक में, मूंगफली में ठीक लीड करता है। और फ्रेंड्स गुजरात में एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो गुजरात के आनंद में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे में है।
और पुणे में ही एक प्रयोगशाला है जिसको बोलते हैं पशु रोग जांच प्रयोगशाला। ओके फ्रेंड्स, जो बराक घाटी है असम में, ये बनी कैसे थी? ये बनी थी बराक नदी घाट, ये बराक नदी से बनी थी। ठीक, ये चाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और धान की खेती के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इन द सेंस असम एक पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान है जो है असम के गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लौंग की जो पुष्कली है उससे प्राप्त होती है, और ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक होती है? वो है केरल। केरल में होती है। ओके फ्रेंड्स, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? काली मिर्च को। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं काली मिर्च को। आगे चलते फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा काजू कहाँ पे होते हैं? तो सबसे ज़्यादा काजू होते हैं महाराष्ट्र में। तूर, जिसको बोलते हैं अरहर, और क्या बोलते हैं? अरहर। ठीक है, इसकी कुछ किस्में हैं जिसको बोलते हैं मालवीय, अमर, आज़ाद, बहार, पारस। और राजस्थान पहला राज्य है, प्रथम राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक इसका प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, एक संस्थान है टिड्डी चेतावनी संगठन जो राजस्थान के जोधपुर में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये भी राजस्थान के जोधपुर में है। ओके फ्रेंड्स, एक ललित किस्म है, किसकी है वो? अमरूद की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? वो है कुफरी चिप्सोना 2। क्या है? कुफरी चिप्सोना 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर केसर जो है जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये मक्के की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्का की। मक्का सर्वाधिक कर्नाटका और मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मक्का की जो फसल है लगभग 5 महीने में तैयार हो जाती है, जिसको हम 140 दिन कहते हैं। फ्रेंड्स, एक होती है मूंगा किस्म, एक होती है मूंगा, वो किसकी? रेशम की एक किस्म होती है, एक प्रकार होता है रेशम का। ठीक, जो कहाँ पे उगाया जाता है? केवल भारत के असम में, केवल भारत के असम में उगाया जाता है विश्व में, इसलिए इसको 2007 में जीआई टैग दे दिया गया था। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेड रोट, जिसको बोलते हैं लाल विगलन, ये गन्ने का एक रोग है। किसका रोग है? गन्ने का, जिसको बोलते हैं रेड रोट। क्या बोलते हैं? रेड रोट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सोयाबीन में जो लीड करता है वो करता है एमपी, मध्य प्रदेश। नाइट्रोजन संचित क्षमता सर्वाधिक जो है वो है दलहनी फसल में। किसमें? दलहनी फसल में। इसके लिए कोबाल्ट की आवश्यकता अत्यधिक होती है। अगर आप दलहनी फसल उगा रहे तो उसके लिए कोबाल्ट की आवश्यकता अधिक होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो रेशम होता है उस कच्ची रेशम का 3/4 से ज़्यादा उत्पादक अकेले कर्नाटका और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से करते हैं। कौन करते हैं? कर्नाटका प्लस आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, वो क्यों लाई गई थी? वो लाई गई थी उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग बढ़ाने के लिए। ये स्टार्ट कहाँ से की थी? ये स्टार्ट की गई थी मैक्सिको से, इसलिए मैक्सिकन गेहूँ जो है सर्वाधिक उत्पादक हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ है? वो है मैक्सिकन गेहूँ का। ओके फ्रेंड्स, और भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूँ का और दूसरे नंबर पर चावल का। ओके फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति थी, भारत में सर्वाधिक प्रयोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला? वो मिला गेहूँ और चावल को। ओके फ्रेंड्स, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति देखते हैं। ओके फ्रेंड्स,
सर्वप्रथम आती है हरित क्रांति, जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में आते हैं गेहूँ, चावल, इस तरीके से। दूसरी आती है सुनहरी क्रांति, जिसको बोलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसमें जो फल एवं सब्जी उत्पादन से साथ में बागानी उद्यान जो है उनसे संबंधित थी। तीसरी देखते हैं श्वेत क्रांति। क्या वो देखते हैं? श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, जो दूध से संबंधित थी। फिर देखते हैं कृष्ण क्रांति, यानी ब्लैक क्रांति। ठीक है, ओके। ये खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर से संबंधित थी। ओके फ्रेंड्स, किससे? पेट्रोलियम से संबंधित थी। जो पांचवी क्रांति थी वो थी नीली क्रांति, जिसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन, जो संबंधित थे मत्स्य पालन से। फ्रेंड्स, अगर इसको याद करा जाए तो बड़ा इजी है। ब्लू, समुद्र कैसा होता है? ब्लू होता है। और मछली कहाँ मिलती है? वो भी समुद्र मिलती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं गोल क्रांति। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, गोल क्रांति संबंधित है आलू से। एक चीज़ बताइए, आलू कैसा होता है? आलू भी तो गोल होता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं गोल क्रांति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। ये संबंधित है उर्वरक से, खाद वाद जो होते हैं उनसे संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नंबर 9 रजत क्रांति, ये है अंडा उत्पादन। फ्रेंड्स, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी होती थी और वो सोने का अंडा देती थी। आप ऐसे याद मत करो सोने का, आप याद करो कि मुर्गी जो है अंडा देती थी सिल्वर का, क्योंकि रजत माने तो सिल्वर होता है। और अब ऐसे याद कर लोगे कि अंडा किस कलर का होता था, मीन्स कैसा होता था, किस मेटल का होता था, वो गोल्ड का नहीं सिल्वर का होता था। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आती है गुलाबी क्रांति, जो प्याज, झींगा मछली से संबंधित है। किससे? प्याज और झींगा मछली से। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, जो प्याज होती है वो किस कलर की होती है? लाल कलर की होती है ना, लाल कलर की होती है। एक चीज़ होता है लाल, थोड़ी गुलाबी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम याद कर ले कि प्याज जो है वो गुलाबी कलर की होती है, या झींगा मछली जो है वो गुलाबी कलर की होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं लाल क्रांति। ये मटर व मांस से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि रेड मीट। तो ऐसे याद कर लो, रेड मीट, समझ रहे हो ना? ऐसे याद कर लो, रेड मीट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अमृत क्रांति, जो नदियों को जोड़ने से संबंधित है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, आपने जगह जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है, जल अमृत है। पढ़ा होगा ना कि जल अमृत है, जल ही जीवन है। और एक चीज़ बताइए, नदियों में जो जल होता है वो कैसा होता है? शुद्ध होता है। ठीक, तो इस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो ना? तो ऐसा कर लेना, अमृत क्रांति जो है नदियों से संबंधित है, सिंपल। फिर देखते हैं सदाबहार क्रांति, जो संबंधित कृषि उत्पादन को दोगुना करना एवं टिकाऊ कृषि के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताइए, सदाबहार कैसा होता है? एवरग्रीन, जो कभी भी चीज़ बेकार ना हो, जो कभी पुरानी ना हो। तो फ्रेंड्स, जब वो चीज़ें पुरानी नहीं होगी तो क्या वो सबके लिए होगी ना? तो इसी तरीके से देखो, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, कृषि उत्पादन यानी कृषि में सब चीज़ आती है ना। तो इस तरीके से भी हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ओके, देखते हैं चाय की खेती दक्षिण भारत में किस क्षेत्र में होती है? वो होती है पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी होती है वहाँ पे, और इलायची की पहाड़ियों पे। और इन दोनों जगह में किस जगह? चीन के निचले ढालों पर, क्योंकि चाय की खेती तो ढालन पे की जाती है ना, ढलान नुमा अगर स्थान पे। तो इस तरीके से ये होता है। ओके फ्रेंड्स, जब हम कृषि करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं, जो जैविक भी हो सकती है, अजैविक भी हो सकती है, और रासायनिक वाली भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं जो उसमें जिसको खाद बोलते हैं वो उर्वरक कैसे होते हैं, फर्टिलाइजर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? NPK कहते हैं। जो अनुपात, जिसका अनुपात आदर्श जो होता है वो होता है 4:2:1। ओके फ्रेंड्स, पौधे यूरिया से
पोषक तत्व नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक, किस तरह के प्राप्त करते हैं पौधे? यूरिया से नाइट्रोजन के रूप में जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करते हैं, और इसमें जो नाइट्रेट होता है वो कितना होता है? 46% होते हैं। ओके फ्रेंड्स, कितना होता है? 46%। एक उर्वरक होता है जिसको बोलते हैं डीएपी या डैप कह दो, उसमें 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हरी खाद होती है, हरी खाद वो कौन कौन सी होती है? साई होती है, ढैंचा होता है, गवार होता है, लोबिया होता है, मूंग होता है, उड़द होता है और जंगली घास। जंगली घास में जंगली नीला आता है, ये सब होते हैं। ये सब क्या होते हैं? हरी खाद होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता शक्ति कैसे बढ़ती है? बैक्टीरिया के माध्यम से, कवक के, फफूंद के माध्यम से और प्रोटोजोआ के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दलहन फसल में राइजोबियम, धान की खेती में नील, हरित, शैवाल व अजोला होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या होते हैं? अजोला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सिंचाई, भारत में जो सिंचाई होती है वो कैसे होती है? फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर होती है, इसलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। फ्रेंड्स, देखते हो जो परियोजनाएं चलती है सिंचाई के लिए, उसमें क्या क्या है? ओके, वृहद सिंचाई परियोजना जो फ्रेंड्स 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि के लिए होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए होती है। फिर आती है तीसरे नंबर पे लघु सिंचाई परियोजना जो 2000 हेक्टेयर भूमि से कम पर होती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से जो भूमि है, ठीक, वो वृहद सिंचाई कृषि योग्य भूमि से बहुत ज़्यादा अधिक है। ओके फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़, कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47.6% भाग पे ही सिंचित भूमि है, या कह सकते हो सिंचाई की जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जल का लगभग 84% भाग सिंचाई में जाता है। नहर से जो सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, कुआं व नलकूप जिसको ट्वेल कहते हैं देसी लैंग्वेज में, ठीक, वो उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, गुजरात दूसरे स्थान और राजस्थान तीसरा स्थान। तालाब सिंचाई अति महत्वपूर्ण कहाँ पे? दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी कहाँ? तमिलनाडु में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, पानी इतनी जल्दी से तो आता नहीं है, तो क्या करते हैं, तालाब बना लेते हैं और वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा कर देते हैं, उसके माध्यम से ही सिंचाई की जाती है मैक्सिमम। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे देखा जाते हैं? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचित भूमि है वो सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पंजाब में है सबसे ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कुछ कमी हो तो मुझे बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।